नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित सेट यानी राज्य पात्रता परीक्षा, जिसमें हम एनवायरमेंटल साइंस के पेपर को देखेंगे। इसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और जो भी आप अन्य परीक्षा दे रहे हैं, जैसे उत्तराखंड आरओ, यूपीपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और अन्य जो भी परीक्षा दे रहे हों उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और जितने भी प्रश्न आपको नए दिखें तो उनको नोट करते जाइए और अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। इसके पहले हिस्ट्री के पेपर को अपलोड कर दिया गया है। साथ ही एमपीपीएससी की 2012 से लेकर 2022 तक के सभी स्टेट सर्विस पेपर, साथ ही इसके बीच में जो अन्य परीक्षाएं होती हैं जैसे डेंटल सर्विस और जो भी अन्य परीक्षाएं, उनके भी पेपर को अपलोड कर दिया है। तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका जो भी नया वीडियो आए तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें 50 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन दिए गए थे, जो कि आपके जीएस के नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। 51 से हम देखेंगे। तो ऊर्जा के किस रूप को शाश्वत संसाधन कहा जाता है? तो आंसर होगा सौर ऊर्जा को, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ऊष्म प्रवैगिकी के किस नियम ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा समय के साथ घटती है? तो किसने कहा? ऊष्म प्रवैगिकी का द्वितीय नियम ने, यानी थर्मोडायनामिक ऊष्मा गतिकी भी बोलते हैं, तो आप इसको इस टाइप से भी देखिए। नेक्स्ट देखिए, जयमंडल में प्रवेश करने के बाद सौर विकिरणों से कितनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो 46%। नेक्स्ट देखिए, कोई भी द्वितीयक ऊर्जा जो सूर्य ऊर्जा की पूर्ति करती हो और पौधों को अधिक प्रकाश संश्लेषण को संग्रहित करने या पारित करने में सहायता करती हो, क्या कहलाती है? तो सहायक ऊर्जा। मीजोस्फीयर के तापमान का प्रसार कितना होता है? तो आंसर होगा -2 से -92 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, जब पर्यावरणीय ह्रास दर शुष्क ऋतु में ह्रास से अधिक हो तब क्या होगा? तो ऊपर उठती हुई हवा कम घनी होगी। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी की रेंगती मौत किसके लिए कहा जाता है? तो आंसर होगा मृदा अपरदन को, जो कि जैसे चंबल नदी के द्वारा ये मृदा अपरदन होता है, जिसे अवनाली का अपरदन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान और भावी अनुमान के अनुसार अधिकतम पानी की मांग वाला क्षेत्र क्या कौन सा है? तो 58 का आंसर होगा कृषि क्षेत्र, कृषि उपयोग के लिए। नेक्स्ट है, एक शहर के बाहर उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र का वह क्षेत्र जो शहर में जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और आप इंग्लिश में भी देखते जाइए, यदि हिंदी के किसी शब्द में आपको डाउट हो तो आप इंग्लिश को भी जरूर देखिए। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी प्रणाली के गतिशील संतुलन को किसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है? तो आंसर होगा नकारात्मक प्रतिक्रिया बल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो O2 O3 यानी ओजोन की सांद्रता और सूरज की रोशनी। समताप मंडल में तापमान में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ओजोन, O3 यानी ओजोन की सांद्रता और सूरज की रोशनी। नेक्स्ट देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कार्य सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री का विकिरण स्रोत क्या है? तो आंसर होगा हालो कैथोड लैंप और इलेक्ट्रोलाइट से डिस्चार्ज लैंप, HCl और EDL। नेक्स्ट देखिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विश्लेषण में। सामान्य परिस्थितियों में वर्षा जल की अम्लीय प्रकृति का क्या कारण है?
तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य परिस्थितियों में वर्षा जल की अम्लीय प्रकृति का क्या कारण है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है? तो एंडोसल्फाइन, जबकि पैराथिलान, क्लोरोपाइरीफोरस और डायाजीनोन, जबकि एंडोसल्फाइन नहीं है। नेक्स्ट है, वह भूवैज्ञानिक संरचना जो पानी को आसानी से बहने देती है क्या कहलाती है? तो एक्वीफायर, एक्वीफायर। नेक्स्ट है, वे कीटनाशक जिसमें सक्रिय घटक रूप में वे कीटनाशक जिनमें सक्रिय घटक मुख्य रूप से पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है और पूरे पौधों में सभी स्थानों तक पहुंचाया जाता है तो क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, प्रणालीगत, सिस्टमिक। नेक्स्ट देखिए, किस प्रदूषक में हीमोग्लोबिन के प्रति उच्च आकर्षण होता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषण से, जो रक्त की आपूर्ति को बाधित करता है, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करता है। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मागति का पहला नियम किसके बारे में बताता है? तो आंसर होगा ऊर्जा का रूपांतरण, यानी ऊर्जा ना तो नष्ट होती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पैलियोजोइक युग के अंतर्गत नहीं आता? तो आंसर होगा सी, जोरासिक, जबकि कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, जबकि जोरासिक नहीं आता। नेक्स्ट है, सवाना का संबंध किससे है? तो सवाना क्या है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट देखिए, बायोपायरेसी के विरुद्ध पहला अभियान किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा नीम के विरुद्ध। बायोपायरेसी के विरुद्ध पहला अभियान किससे शुरू हुआ? तो नीम के विरुद्ध, नीम के प्रति। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में कैडमियम का उच्च स्तर होने से कौन सा अंग अति संवेदनशील हो जाता है? तो आंसर होगा किडनी। नेक्स्ट देखिए, सेन ऑन बीनर इंडेक्स का संबंध किससे है? तो बायो मॉनिटरिंग से। सेन ऑन बीनर इंडेक्स का संबंध किससे है? तो बायो मॉनिटरिंग से। नेक्स्ट है, बायोसेंसर में कौन सी जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 76 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी एंजाइम, कोशिका और ऊतक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसमें धरण मिट्टी की तो प्रचुरता है किंतु ऑक्सीजन सामग्री व जैवीय वृद्धि का अभाव है? तो क्या है? डाइस्ट्रोफिक। नेक्स्ट देखिए, पार आविष्करण से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? आंसर होगा सी, 2 और 4। मिनीमाता यानी पारासी मिनीमाता और तंत्रिकाई क्षरण होता है। नेक्स्ट देखिए, मीठे पानी की पारिस्थितिकी से संबंधित कौन सा विवरण सही है? तो 79 का आंसर होगा बी, केवल 2, यानी लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन। ये क्या है? इनके पारिस्थितिक तंत्र के जो झीलें हैं इनके किनारे, ये उनसे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का सही उदाहरण नहीं है? तो आंसर होगा बी, साल्मोनेला ये नहीं है, जबकि एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया जैसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, और एजोटोबैक्टर ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि एक प्रकार के शैवाल हैं। नेक्स्ट देखिए, विवर्तनिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होती है? तो आंसर होगा सी, पृथ्वी के गहन क्षेत्र के बल के द्वारा। और आप इसको भूगोल में भी और यूनिट 10 में भी आपने पेपर 3 में इसको पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा खनिज क्वार्टजाइट निर्मित होता है? तो 82 का आंसर होगा ए, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का सही अनुक्रम है? तो आंसर होगा वाष्पन, उत्सर्जन, फिर संग्रहण, फिर वर्षण। नेक्स्ट देखिए, और आप इसके लिए भी जियोलॉजी वाले टॉपिक में MPSC मेंस के पेपर 3 की यूनिट 10 में आप जल चक्र में इसको अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिल्ट के कणों का आकार कितना होता है?
तो आंसर होगा सी, 0.2 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए, सिल यानी हिंदी में इसका मृत्तिका भी लिखा रहता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परिच्छेदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा बी, भूपर्पट्टी एवं क्रोट के मध्य प्रवार होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रवार यानी क्रस्ट। नेक्स्ट है, पूर्व निर्मित सेलों पर ऊष्मा एवं दाब के प्रभाव से निर्मित होने वाली सेलों को क्या कहते हैं? तो अकायांतरित सेलें कहते हैं, मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीस एक प्रकार है, तो नीस किसका प्रकार है? आंसर होगा सी, कायांतरित सेल का। आप इनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इनके कभी कभी प्रकार आते हैं कि जैसे आपका ये संगमरमर हुआ तो कौन सी सेल का रूपांतरण है, इस टाइप से आपके प्रश्न आते हैं, तो आप इनको विशेष रूप से याद रखें। जल स्रोतों के नियोजन एवं विकास के लिए आधारभूत जलीय इकाई को क्या कहते हैं? तो नदी घाटी कहते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षण कितनी है? तो 89 का आंसर होगा भी, 4000 किलोमीटर घन। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, तो आप इसको भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा उत्पादन का सुविधा क्षेत्र किस जाना जाता है? तो द गीजस निकट सैन फ्रांसिस्को से। नेक्स्ट देखिए, और यहीं पर धुआंरी घाटी भी है। सौर विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरानोमीटर से सौर विकिरण को मापते हैं। बिटुमिनस कोयले का कैलोरी मान निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा बी, 31 से 35 किलो जूल। आप इसको भी याद रखिए, आप कोयले को विस्तार से मेंस की क्लास में आप इनको देखेंगे। नेक्स्ट है, कच्चे तेल में कार्बन परमाणु की C11 से C13 संख्या का मौजूद यौगिक क्या कहलाता है? तो आंसर होगा केरोसिन। कुल वैश्विक ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आता है? तो कितना आता है? 82%। नेक्स्ट है, यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। मीथेन का सकल कैलोरी मान क्या है? तो आंसर होगा 55 मेगाजूल प्रति किलोग्राम। बायोगैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखें। तो आंसर होगा ए, CH4 और CO2 यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये बायोगैस मिश्रण होता है। सतत मीथेन उत्पादन हेतु अवायवीय डाइजेस्टर में pH की बफरिंग रेंज कितनी है? तो आंसर होगा बी, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट है, बायोगैस उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का, जबकि पशु अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका सीवेज, इनका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का भूतापीय स्रोत नहीं है? तो महासागर थर्मल विद्युत रूपांतरण ये नहीं है, जबकि हाइड्रोथर्मल संवहन प्रणाली, पेट्रोथर्मल या गर्म शुष्क चट्टानें और भूदाब संसाधन। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। तो मनुष्यों में नोक नीच सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? तो आंसर होगा बी, फ्लोराइड के कारण। मनुष्य में नोक नीच सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? और इसे धनुष, आपने सुना होगा, इसका दूसरा नाम है धनुष टंकार, इस नाम से भी आता है, तो इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। तो किस प्रदूषण के कारण होता है? तो एक का आंसर होगा बी, फ्लोराइड के कारण। नेक्स्ट देखिए, पानी में किस प्रदूषक की अत्यधिक मात्रा के कारण मिथेनोग्लोबिनिया होता है? तो 102 का आंसर होगा सी, नाइट्रेट के कारण। आप इसको भी याद रखें, ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन से हम पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखिए, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहती हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो आंसर होगा NO2 और SO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
जल चक्र के प्रारंभिक शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल से बड़े तैरते हुए एवं निलंबित ठोस को हटाना इसका एक उद्देश्य है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जनित जीवाणु प्रजाति जिसका प्रयोग तेल रिसाव से निपटने में किया जाता है, तो आंसर होगा सीडोमोनास का। और आप इसके लिए विशेष रूप से याद रखें, ये आपके 2021 के मेंस में भी क्वेश्चन इसी टाइप से आया था, ऑयल स्पिल। नेक्स्ट देखिए, अब मिथाइल पारा द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विषाक्तता किस रूप में जानी जाती है? तो मिनी माता रोग के रूप में ये जानी जाती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के साथ किस गैस की अधिकतम बाध्यकारी दक्षता होती है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की। शहरों में प्रकाश रासायनिक धुंध के मुख्य घटक क्या हैं? तो आंसर होगा हाइड्रोकार्बन और ओजोन। 108 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? तो दांत को। नेक्स्ट देखिए, और फ्लोराइड की कमी के कारण भी दांत का क्षरण होने लगता है, तो आपके टूथपेस्ट में बिल्कुल कम मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा भी मिली रहती है। जल शोधन के लिए निर्मित आर्द्र भूमि में प्रायः कौन सा पौधा प्रयोग किया जाता है? तो टाइफा लेटिफोलिया का। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के अंतिम विश्लेषण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो 111 का आंसर होगा बी, मौलिक रूप में ये परिभाषित किया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक BPSC में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें भी पूछे गए थे, तो आप इनको भी याद रखिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेलर का उपयोग डैश को संपीड़ित और संकुचित करने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए? तो पुनः प्रयोज्य के लिए यानी रिसाइकेबल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का निकटतम विश्लेषण डैश के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा 113 का ए, नमी और राख की मात्रा के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट SMSW इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन कौन सा है? तो 114 का आंसर होगा सी, पृथक उच्च कैलोरी मान प्रसंस्कृत MSW। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो 2016। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा फैलाने की क्षमता अधिक है, उन्हें डैश तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। तो कब तक किया जाना चाहिए? तो आंसर होगा जुलाई 2022 तक समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, और ये सभी क्वेश्चन आपके जो BPSC की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इनको ध्यान रखिए कि इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा कितनी है? तो आंसर होगा 1 से 3%। 116 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, खतरनाक कचरे के उचित थर्मल उपचार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आंसर होगा भस्मीकरण, इंसीरेशन। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक आयतन में कमी तब आवश्यक हो जाती है जब तो कूड़े को लंबी दूरी तक ले जाना हो। नेक्स्ट देखिए, सैनिटरी लैंडफिल खुले डंपिंग से भिन्न है क्योंकि सैनिटरी लैंडफिल में सुदृढ़ इंजीनियरिंग और निर्माण पद्धतियां हैं। नेक्स्ट देखिए, केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न खनिज युक्त विघटित कार्बनिक पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? तो कृमि खाद के रूप में, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिक वन झीलें, नदियां और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए सुधार में समन्वित है। तो अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट देखिए, हमारा साझा भविष्य शीर्षक वाली रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई, तो किसके द्वारा?
तो आंसर होगा ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो धारा 2A में। और आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए याद रखिए कि कब आया था, तो 1986 में। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से संबंधित है? तो आंसर होगा धारा 16। और इसके पहले जो आपका सिलेबस था 2020 से पहले, तो ये आपके मेंस में भी था, तो हालांकि कुछ ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा नियम बनाने की शक्ति से। नेक्स्ट देखिए, अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 126 का आंसर देखिए, आंसर होगा 2003 में। तो आप यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 में, और बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 2003 में। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? तो आंसर होगा सी 2002 में। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, जैव चिकित्सा अपशिष्ट मैनेजमेंट एवं लैंडफिल नियम कब लागू किए गए थे? तो आंसर होगा 1998 में। नेक्स्ट देखिए, नई परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो कौन कौन सा है? तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा अधिनियम किसी खतरनाक पदार्थ को संभालने से होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्ति को तत्काल राहत प्रदान करता है? तो कौन सा अधिनियम है? तो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। नेक्स्ट देखिए, एक आवृत्ति वितरण का स्वरूप धनात्मक रूप से तिरछा झुका होता है यदि, तो यदि दाहिनी पूंछ लंबी होती है। नेक्स्ट देखिए, एक पुलिस विभाग को प्रति घंटे औसतन 5 कॉल्स प्राप्त होते हैं। यादृच्छिक रूप यानी रैंडम रूप से चयनित घंटे में 2 कॉल्स प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको बता दिया जा रहा है। तो आंसर होगा ए। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, इकाई वर्ग वितरण का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि, किस लिए? तो उपरोक्त सभी। तो जब 2 या 2 से अधिक परिमाण संभव होते हैं तो परीक्षित आवृत्तियां आपेक्षिक आवृत्तियों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है, और प्रति चयनित वितरण 2 पद सामान्य या अन्य है, और 2 चर स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, इनको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, हालांकि इसका आंसर देख लीजिए, आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्वानुमान की त्रुटियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि, तो आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी त्रुटि पद की यादृच्छिक प्रकृति, अनुमान निष्पक्ष, प्राचल सिर्फ औसत पर। ये आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं, इस सेट से स्पेशल दिया गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आप उनको देखते जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो राचेल कार्सन या रसेल कार्सन। इसको आप याद रखें, पूछा गया है। वर्षा के कारण तथा तेजी से बहते पानी के साथ उंगली के आकार के खांचे बनाने वाले कटाव को क्या कहते हैं? तो रेल कटाव कहते हैं। गली कटाव, और जो कि आपकी चंबल नदी के द्वारा बीहड़ होता है, वो क्या है? गली कटाव। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आंसर होगा 1994 में। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार द्वारा गिर सेर परियोजना की योजना किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो आंसर होगा 1972 में। कौन सी परमाणु दुर्घटना भूकंप और सुनामी प्रेरित दुर्घटना थी? तो आंसर होगा फुकुशिमा दाइची, जापान। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुरानी विलुप्त घटना कौन सी है? तो आर्डोबेसियन विलुप्त घटना। सबसे पुरानी विलुप्त घटना कौन सी है? तो आर्डोबेसियन विलुप्त घटना। नेक्स्ट देखिए,
मेटा पॉपुलेशन की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो एंड्रयू था और बर्च के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कितनी है? नाइट्रस ऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कितनी है? तो आंसर होगा 289। 148 का आंसर होगा सी। भूमि उपयोग पर्यटन में विभिन्न परिवर्तकों, जैविक विविधता की घटना और दोहन और प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय की निर्भरता का मानचित्रण किसके अंतर्गत आता है? तो टाइम स्केप के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप और नाड़ी का पता न चलने पाने के साथ गहरा सदमा डेंगू रक्त स्रावी बुखार की किस गंभीरता श्रेणी का लक्षण है? तो आंसर होगा डी, ग्रेड 4 का। रक्तचाप और नाड़ी का पता न चल पाने के साथ गहरा सदमा डेंगू रक्त स्रावी बुखार की किस गंभीरता श्रेणी का लक्षण है? तो ग्रेड 4 का। तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए गए। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर का सेट नंबर ए था। तो ये आपकी सीरीज दी गई है, ये सीरीज ए है और इसके ये आंसर दिए गए हैं। तो आप इनको आराम से, ये आगे से दिए गए हैं, ये भी यहाँ से आगे से दिए गए हैं और ये भी इसकी आगे से सीरीज दी गई है। तो आप इनको आराम से मिला सकते हैं। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए और साथ ही आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते जाइए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।